सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट इज टीचर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोगों के ऊपर। तो हम कोशिश करेंगे कि आज की वीडियो में कवर हो जाए आपका जो अनुप्रयोग हैं, कम से कम 2 अनुप्रयोग कवर हो जाएं। और तो चलिए वीडियो को जल्दी से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, पहला जो पॉइंट है इसमें, पहला जो अनुप्रयोग है वो है कि एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र। यानी हमारे पास में क्या है, एक अनंत लंबाई का तार दे रखा होगा और उस अनंत लंबाई के तार के कारण हमको विद्युत क्षेत्र निकालना होगा। तो देखो, अपन लोग मान के चलते हैं कि ये हमारे पास में क्या है, एक तार है जो क्या अनंत लंबाई का है और एक समान रूप से आवेशित है। इसका मतलब क्या होगा, ये पूरा ही धनावेशित है। इस पर जो आवेश है ना, वो एक समान रूप से ऐसे करके वितरित हो रखा है। समझ में आ रही है बात? तो देखो, अभी इस पर हम क्या करेंगे, हमने माना कि यहाँ से ना r दूरी पर, इस जगह पर हमको बिंदु P हमने ले रखा है, उस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये माना, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, गॉस की प्रमेय का हम उपयोग इसलिए करते हैं कि हमें किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालने में आसानी पड़े, या फिर इस तरीके से हम कैसे निकाल सकते हैं वो हम देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हमको इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है तो उसका तरीका क्या है, हमने क्या किया, एक अनंत लंबाई का तार ले लिया। अब ये जो तार है वो एक समान रूप से आवेशित है। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो तार है, इसके मतलब से समझ में आता है एक समान रूप से आवेशित है। इसका मतलब क्या है कि ये जो तार है वो एक समान रूप से आवेशित है, यानी कि इसके हर एक पॉइंट पर आवेश की मात्रा क्या है, समान है, आवेश समान मात्रा में है। अब इससे हमने क्या किया, इस बिंदु से r दूरी पर, देख रहे होगे इसके बीच की जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, वो कितनी r, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र हमको निकालना होगा। हमारी इनिशियल स्टेट कंडीशन जो है, मतलब शुरुआती जो अवस्था, जो हमने एक क्राइटेरिया रख दिया वो ये है। समझ में आ गई बात? जो हमारा मतलब है यहाँ पे निकालने का वो ये सीन हो गया। तो अभी जल्दी समझते हैं कैसे क्या सीन है। ठीक है, तो देखिए हम क्या लिखा हुआ है कि माना कि एक अनंत लंबाई का एक आवेशित तार है, इसकी लंबाई कितनी है, अनंत है। लंबाई मतलब ये वाली लंबाई, ठीक है। एक आवेशित तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व हमने क्या माना, लैम्बडा माना है। रेखीय आवेश घनत्व का मतलब समझते हैं हम कि जो आवेश है बटे उसकी लंबाई से हम रेखीय आवेश घनत्व कहते थे। रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्बडा है, तथा उससे r दूरी पर, यानी इस तार से r दूरी पर ये बिंदु P है और यहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र निकालना होगा। तो पहले आप इस तरीके से लिखोगे अपने नोट्स के अंदर। अब देखो क्या करेंगे हम, देखो हमें इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, ठीक है। तो लेकिन अभी सबसे पहले हमारे पास में 2 चीज़ें होती है। विद्युत क्षेत्र क्या है, एक सदिश राशि है, तो इसकी ना 2 चीज़ें होती हैं हमेशा। एक होता है इसका परिमाण और दूसरा होता है इसकी दिशा। तो देखो, परिमाण निकालने के लिए ही हम ये प्रमेय कर रहे हैं, इस प्रमेय का उपयोग कर रहे हैं और इस बिंदु को समझ रहे हैं। लेकिन दिशा का तो ज्ञान हमें होना चाहिए कि कैसे दिशा आएगी, किस जगह पर दिशा आएगी। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी पड़ेगी। तो देखो कैसे निकालेंगे, हमने माना कि यहाँ पर हम एक अल्पांश ले लेंगे, छोटा सा एक अल्पांश यहाँ पर ले लेंगे। अल्पांश का मतलब मैंने बताया था पिछले लेक्चर्स में कि कोई भी अगर छोटा सा पॉइंट क्षेत्रफल हम ले लें, उसी को हम अल्पांश बोलते हैं। अब चूंकि यहाँ पर एक तार है तो हम इसको अल्पांश एक समझ लो, बहुत ही इस तार का एक छोटा सा टुकड़ा मान लेते हैं, बहुत ही छोटा सा टुकड़ा एक बिंदु के तरह पे, और उन 2 बिंदुओं को यहाँ पर लेकर उनकी तुलना करेंगे, उनसे अपने मान को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो देखो कैसे, हमने माना कि इसका नाम रख दिया हमने P1 और इसका नाम रख दिया हमने P2। बात समझ में आएगी, P1 और P2 हो गया। अब इसके द्वारा हमको क्या करना, विद्युत क्षेत्र निकाला यहाँ पर। तो देखो इस बिंदु को अगर मैं इस बिंदु से मिलाऊं तो देखो, अरे लाइन ओके अब अच्छी खिंच रही है। ये देखो भाई साहब, ये थोड़ी सी टिल्ट हो गई है, घूम गई है। इसको ट्राई करते हैं अपन, ये बहुत अच्छी बने, बस यार इसी से काम चलाना पड़ेगा। चलो देखो, तो देखो अभी क्या है, ये जो यहाँ से इस बिंदु से इस बिंदु को हमने मिलाया है, यानी कि इसकी दिशा क्या है, यहाँ पे आ रही है। अगर आप इसको और आगे बढ़ाओगे, यानी इस डायरेक्शन में आगे लेके जाओगे, तो इस P1 की वजह से जो विद्युत क्षेत्र आएगा, हम जानते कितना आएगा, E1 आएगा, और वो E1 किधर होगा, इधर होगा। और इस वाले P2 की वजह से
जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो इधर आएगा, जिसको हम वेक्टर E2 बोल रहे हैं। लेकिन हमको जो विद्युत क्षेत्र चाहिए वो तो इस जगह पर चाहिए ना, क्योंकि हमको पता है कि अगर इस तरीके से कोई प्लस क्यू आवेश रखा होता है तो विद्युत क्षेत्र हमेशा उससे दूर भागता है, तो इससे भी दूर भागना चाहिए। हालांकि दूर भाग रहा है, लेकिन देखो इस बिंदु के लिए इधर जाए, क्योंकि हमको इस बिंदु पर निकालना है, तो इस बिंदु पर निकालना है, तो इससे तो इस तरीके से हर डायरेक्शन में क्या है निकल रही होंगी विद्युत बल रेखाएं, इससे भी हर डायरेक्शन में विद्युत बल रेखा निकल रही होंगी, लेकिन हमको तो इस बिंदु पर चाहिए। तो हमने वो विद्युत बल रेखा देख ली इस छोटे से बिंदु के लिए जो कि इस बिंदु से होकर जा रही है। नहीं तो हम यहाँ पर भी तो बिंदु ले सकते थे, यहाँ पर भी तो बिंदु ले सकते थे, लेकिन हमने कहाँ पर लिया, यहाँ पर, क्योंकि हमको एक विशेष बिंदु चाहिए जहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र का मान निकालना होगा। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, एक विद्युत रेखा जो कि इस बिंदु से होकर जा रही इससे और इस वाले बिंदु की इससे, तो हमने इनको लिया है और इनके ऊपर बात करी है यहाँ पे। तो देखो इस बिंदु के लिए, इस वाले बिंदु के लिए इस बिंदु से होकर जा रहा है विद्युत क्षेत्र E2, और इसके लिए इस बिंदु से होकर जो जा रहा है वो E1 हो गया। अब मान के चलते हैं कि ये जो है कितना कोण बना रहा है, थीटा, और उतना ही कोण ये बना रहा है थीटा। मान लेते हैं कि इसकी ये जो बिंदु, मतलब इस तार का जो ये बिंदु हमने लिया है, मध्य बिंदु मान लो, अनंत लंबाई है लेकिन इसको मध्य बिंदु मान लेते हैं, हम एक प्रयोग कर रहे हैं उसके लिए मान के चल रहे हैं। तो ये दूरी और ये दूरी बराबर है, तो थीटा थीटा दोनों एंगल थीटा हो जाएंगे। ये आर अलग है, आर यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, आर थीटा मत समझ लेना इसको। ठीक है, तो अब देखो हमने देखा था कि विद्युत क्षेत्र जब किसी कोण पर होता है तो हमेशा हम क्या करते हैं, उनको दो तलों में तोड़ने की कोशिश करते हैं। यानी कि एक तल तो ये हो गया और एक तल होगा इसके एकदम लंबवत। समझ में आई बात, इस तरीके से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस विद्युत क्षेत्र को घटकों में तोड़ेंगे। तो देखो जो कोण थीटा ये है वही कोण तो देखो ये होगा। ठीक है, जो कोण ये है वही कोण ये होगा। कैसे होता है, आई होप आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ा है, पिछले लेक्चर्स में मैंने एक में बताया था, फिर भी नहीं पता है तो चलो एक बार और हम इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, ज़रा मैं मार्कर चेंज कर लूँ। ठीक है, देखो अगर इस तरीके से आपके पास में एक लाइन है और आप एक इस तरीके से एक लाइन से इसे काट रहे, जैसे ये लाइन, कोई लाइन मान ले रहे हैं हम 1 2, और ये एक लाइन हो गई 3 और 4। अब ये 1 2 लाइन को 3 4 लाइन काट रही है, तो अगर ये इसका ये वाला एंगल, समझ रहे हो, ये वाला जो एंगल है वो कितना है, थीटा है, लेट सपोज थीटा है। तो जब एंगल थीटा है ना ये वाला, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होने वाला है। बात समझ में आ गई। ऐसा कैसे, देखो ऐसे समझ सकते हो कि अगर तुम इस तरीके से काट रहे हो किसी एक लाइन से इस लाइन को, ये लाइन कैसी समांतर लाइन है, क्षैतिज एक लाइन है मान के चलो, ये किसी एंगल पर लाइन है। अगर इसका जो एंगल, देखो अगर इसको बात करते हैं इस वाली लाइन के ऊपर, इसको बात करते हैं नीचे, अपना अपना याद करने का तरीका होता है। सो गाइस एक छोटे से टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो बीच में पॉज हो गया था, तो मैं बता रहा था कि अगर आपके पास में इस तरीके से एक लाइन है, लाइन दे रखिए, एक सेकंड ज़रा मार्कर चेंज करूं। देखो अगर इस तरीके से आपके पास एक लाइन है और उस लाइन पर इस तरीके से क्रॉस सेक्शन होता है, तो जो एंगल ये वाला होगा, समझ रहे हो ना, वही एंगल इसके सामने वाला यहाँ पर होगा। ये बात समझो बस, यानी इसके सामने, यानी नीचे वाले तल पर विपरीत दिशा में, यानी नीचे वाला तल ये हो गया, ये वाला यहाँ पर ये जगह है जो ये जो है, और इसके नीचे इस वाली लाइन के इधर और इसके नीचे एक सेक्शन ये वाला हो गया और एक वाला सेक्शन ये हो गया। तो इस वाले सेक्शन के विपरीत दिशा में नीचे की तरफ, यानी यहाँ पर ये एंगल समान होंगे, और ये जो एंगल होगा मान के चलो कितना, थीटा डैश, ये एंगल और ये एंगल समान होगा। बात समझ में आ गई, विपरीत वाले एंगल समान होते हैं। इसका मतलब ये जो एंगल है वो ये और ये जो एंगल है वो ये, इस तरीके से होगा। तो यहाँ देखो एक चीज़ हमें समझ में आ रही है कि जो E2 साइन थीटा ऊपर की तरफ कार्यरत है और E1 साइन थीटा नीचे की तरफ कार्यरत है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे और हमें फाइनली बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र मिलेगा उसकी दिशा किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी, यानी कि इस तार से लंबवत, यानी लंबवत मतलब इस तरीके से, यानी यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, वो 90 डिग्री का कोण, देखो यहाँ पर भी, यहाँ जो बन रहा है वो, तो वो बाहर की तरफ होगी इसकी दिशा जो होगी विद्युत क्षेत्र की। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो देखो अब इसके बारे में कुछ आपको हिंदी में लिख के आनी पड़ेगी जो अपने एग्जाम में, तो वो जल्दी से यहाँ पे लिख देते हैं।
सो गाइस उसके बाद आपको लिखना क्या है कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए चित्र ए, इसको हमने चित्र ए माना, चित्र ए के अनुसार दो अल्पांश P1 और P2, ये P1 था, ये P2 था, ये P1 था और ये P2 था। तो इसके कारण P पर विद्युत क्षेत्र निकाले हमने अलग अलग E1 और E2। तो उनमें हमने क्या देखा कि P पर जो विद्युत क्षेत्रों को उनके घटकों में वियोजित करने पर E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, देखो ये E2 sin थीटा था, E1 sin थीटा था, एक दूसरे से निरस्त हो जाएगा। तो E1 cos थीटा व E2 cos थीटा के सम्मिलित प्रभाव से देखने को मिलेगी इसकी जो दिशा है, यानी P पर जो E की दिशा होगी वो इन दोनों यानी इन दोनों के सम्मिलित प्रभाव से देखने को मिलेगी। और वो कैसी होगी, जो कि तार के लंबवत बाहर की ओर होगी। अब देखो ये कैसा है, इस तार के लंबवत और बाहर की तरफ है, समझ रहे हो, यहाँ से 90 डिग्री, यहाँ से ऐसे 90 डिग्री पर, और यहाँ से भी 90 डिग्री, यहाँ से देखो इस तरीके से 90 डिग्री पर बाहर की तरफ जा रहा है ये जो दिशा है इसकी। इसका नाम समझिए डायरेक्शन किधर होगी, इस तरफ होगी। तो देखिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब चलते हैं हम आगे, ठीक है। सो गाइस अब हम देखते हैं कि हमारे पास में ये एक अनंत लंबाई का तार था, अभी पिछले वाले डायग्राम में हमने देखा था, जो कि एक समान रूप से धनावेशित था, या आप बोल सकते हो आवेशित था। धनावेश है या ऋणावेश है बात की बात है, ये एक समान रूप से आवेशित है, ठीक है, ये हमने बात कर ली। तो हमने क्या किया कि इस वाले बिंदु से हमको क्या पता था कि r दूरी पर, यानी यहां से r दूरी पर एक बिंदु P था, यहाँ पे हमारा, हमें इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी, ठीक है। पिछले वाले डायग्राम में अगर आप ध्यान करें, ठीक है, तो हमको r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। तो हमने क्या किया, इस बिंदु से जाने वाला एक ऐसा गॉसियन पृष्ठ खींचा जो कि हमको लगा कि हमारे लिए इजी पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसको हमने क्या माना कि r त्रिज्या व l लंबाई के, चलो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसको, कि चित्र बी के अनुसार, इसको हमने चित्र बी माना, इसके अनुसार अगर हमको इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो उसके लिए बिंदु P से जाने वाले r त्रिज्या व l लंबाई के गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की। यानी देखो इसकी त्रिज्या r होगी, देखो ये जो तार है ना इस वाले गॉसियन पृष्ठ के बिल्कुल बीच में है। जैसे कि अगर आप इसको ऊपर से देखोगे, ये समझो कि अगर किसी ने केमिस्ट्री लैब में काम किया होगा तो आपने वहाँ पर कॉनिकल फ्लास्क देखा होगा, ठीक है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसको मिलाते हैं। अगर नहीं देखा है तो देखो आप अपने घर में कोई भी गिलास ले लो, ठीक है, तो अगर आप उसको ऊपर से देखोगे तो इस तरीके का दिखाई देगा। इमेजिन करो कि उसमें इस तरीके से वो तार रखा हुआ है बिल्कुल इसके बिंदु पर, समझ रहे हो, बिल्कुल मध्य बिंदु पर। तो देखो ये जो त्रिज्या होगी, यानी इससे इसकी दूरी होगी वो r होगी, बिल्कुल बीच में है, यानी एक तरीके से त्रिज्या होगी इसकी r हो गई। और इसकी जो टोटल मतलब इस वाले जो हमने गॉसियन पृष्ठ खींचा है इसकी लंबाई मान लेते हैं हम कितनी है, l है, ठीक है, लंबाई हो गई l। अच्छा अब बात करते हैं, तो देखो इस गॉसियन पृष्ठ की हमने कल्पना कर ली। अब हम क्या करेंगे, इस चित्र के अनुसार तीन अल्पांश अवयव लेंगे अलग अलग जगह पर इस विद्युत क्षेत्र को निकालने के लिए। तो देखो पहला जो हम अल्पांश अवयव लेने वाले हैं वो यहाँ लेंगे, एक सेकेंड जरा मैं मार्कर चेंज करता हूँ। देखो पहला जो हम अल्पांश लेंगे वो यहाँ लेंगे, ठीक है, माना इसका हमने नाम दे दिया DA1, वेक्टर DA1, ठीक है। दूसरा वाला हम जो अवयव लेंगे वो इस वाले फलक पर लेंगे, ठीक है, ये वाला फलक हो गया, यानी थोड़ा इसकी दिशा जो होगी वो ऊपर की तरफ होगी, DA वेक्टर। तीसरा जो हम क्षेत्रफल लेने वाले वो यहाँ लेने वाले हैं। तो भाई आपका डाउट तो ये भी बन सकता है कि हमने इसमें तीन ही क्षेत्रफल क्यों लिए, चार भी ले सकते थे या दो भी ले सकते थे, एक भी ले सकते थे, तीन ही क्यों लिए। तो देखो हम जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, यानी कि हम इस वाले जो तार है हमारे पास में उसकी बात कर रहे हैं, तो इस वाले तार से होकर जो विद्युत क्षेत्र हमको निकालना है r दूरी पर, उसका प्रभाव जांचने के लिए हमने एक पृष्ठ बनाया। अब मुझे एक चीज बताओ, आप लोग इस पर कितने फलक देख पा रहे हो, कितने क्षेत्रफल देख पा रहे हो। जैसे अगर आपने बेलन के क्षेत्रफल के बारे में गणित में पढ़ा होगा तो हम दो तरीके के क्षेत्रफल निकालते थे, ठीक है, यानी कि एक क्षेत्रफल होता है उसका ये वाला क्षेत्रफल, यानी ये वाली जो परिधि होगी इसकी, समझ रहे हो, यानी ये जो वक्र पृष्ठ होगा इसका, ये जो है वो वाला क्षेत्रफल हो गया। एक होता था संपूर्ण पृष्ठ होता था, ठीक है, तो वक्र पृष्ठ में क्या आता था, जो वक्राकार है, यानी बेलन का वक्राकार भाग। जैसे तुमने ग्लास लिया, लेट सपोज ये तुम्हारा क्या है, एक ग्लास है, ये वाला मारकर समझ लो ग्लास है, तो इसका एक सेकेंड
इसका देखो ये अगर तुम चारों तरफ से देखो, यानी ये वाली ये जो लेयर है, ये साइड वाला पूरा का पूरा पोर्शन, ये क्या कहलाएगा, इसका वक्र पृष्ठ कहलाएगा। यानी इस वाले वक्र पृष्ठ पर हमने क्या किया, एक अल्पांश तो देखो ये ले लिया, ठीक है, इस पूरे वक्र पृष्ठ पर ये ले लिया। दूसरा हमने क्या किया, देखो ऊपर इसके ऊपर एक वृत्त बना हुआ है, ये जो बना हुआ है अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो इस टाइप का दिखाई देगा, ठीक है। तो ये एक वृत्त है, तो कुछ ना कुछ क्षेत्रफल तो इसका भी होगा। तो उस क्षेत्रफल के लिए हमने एक छोटा सा अल्पांश यहाँ मान लिया, और वही सेम ऐसा ही डायग्राम जो आप नीचे से देखोगे तो यहाँ पे बना हुआ होगा, यानी एक वृत्त यहाँ पर भी बना हुआ है, तो एक क्षेत्रफल हमने यहाँ पर ले लिया। इस वजह से हमने यहाँ पर 3 क्षेत्रफल लिए हैं। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो, अब हमने 3 क्षेत्रफल यहाँ पर मान लिए हैं। अब हमको क्या निकालना होगा, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो ये विद्युत आवेश, इस जो अनंत लंबाई का तार है इस पर विद्युत आवेश है, कैसा है, धनावेशित है। तो धनावेशित तार से हमेशा जो विद्युत क्षेत्र बनता है वो बाहर की तरफ बनता है, को पता है, हमने पढ़ा है, ठीक है। कैसा बनता है, बाहर की तरफ। यानी कि बिंदु जो अल्पांश ए, मतलब 1 2 3, ये जो है तीनों, इन पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो किधर आएगी, बाहर की तरफ आएगी। यानी यहाँ पर भी जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो बाहर की तरफ आएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र 1 2 3 नहीं होंगे। उसका रीजन क्या है, देखो ये क्या है, एक तार है और इस तार से विद्युत क्षेत्र एक ही जाएगा। अगर तुम बात करते इस तरीके से कोई आ रही है रेखा, तब तो उस पर वेक्टर जो विद्युत क्षेत्र वो अलग होगा। क्यों, क्योंकि उसका प्रभाव इस दिशा में कुछ अलग आ रहा था। लेकिन देखो इस दिशा में भी ऐसे जा रहा है, यहाँ पर भी ऐसे जा रहा है, यहाँ पर भी ऐसे जा रहा है। यानी इस तार की तुलना में ये जो विद्युत क्षेत्र की रेखा है समान कोण पर जा रही है। इसका मतलब ई, तीनों ई समान होंगे हमारे। बात समझ गए इतना हम, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर हमको निकालना पड़ेगा कोण, यानी कि विद्युत क्षेत्र और ये जो अल्पांश क्षेत्रफल है हमारे, इनके मध्य में कितना कोण बन रहा है। तो देखो ये जो डीए क्षेत्रफल है ये इस वक्र पृष्ठ से बाहर की ओर होगा। कहने का मेरा मतलब क्या है, अगर आप इसी जो हमने जो बेलन लिया है, ये बेलन है एक, इस बेलन को ऊपर से देखोगे तो इस तरीके का कुछ दिखाई देगा। जब वो ऐसा दिखाई देगा आपको, तो आप अगर इसको साइड से देखो, जैसे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर मैंने कोई क्षेत्रफल ले रखा है भाई, आप इसको ऊपर से देखोगे तो ये जो क्षेत्रफल है वो इसकी परिधि में ही संलग्न मिलेगा। देखो कैसे मिलेगा, एक बार और देखते हैं। जैसे ये तुम्हारे बेलन का टॉप व्यू है, ऊपर से तुमने देखा तो ऊपरी दृश्य है, ऊपर से देखने पर ऐसा दिखाई देगा। तो वहां से क्या होगा, जो क्षेत्रफल तुमने यहाँ पर लिया है वो इसके अंदर कहीं ना कहीं इस अवस्था में उपस्थित होगा। सही बात है। तो ये हमेशा बाहर की तरफ होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ तो ये बाहर की तरफ है, यहाँ लेता हूँ तो बाहर की तरफ है, यहाँ लेता हूँ तो बाहर की तरफ। यानी हर दशा में, यानी हर बिंदु पर जब भी तुम लोगे ये जो अल्पांश क्षेत्रफल बाहर की ओर होगा। उसी तरह से अगर तुम किसी ग्लास, अपने यहाँ पे कोई ग्लास लो, उस ग्लास की जो बाहर वाली लेयर होती है, जिसमें मतलब ऐसे हम ग्लास को पकड़ लेते हैं। अब ग्लास पकड़ने का उसकी ये वाली जो लेयर होगी, एक सेकेंड, ग्लास की देखो ये वाली जो लेयर है ना, ये वाली लेयर, तो इस वाली लेयर पे अगर तुमने एक अल्पांश यहाँ ले लिया, एक अल्पांश यहाँ ले लेते, ऐसे देखो यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, या यहाँ ले लिया, तो वो हमेशा बाहर की तरफ, इस तरीके से बाहर की तरफ दिखेगा। इसका मतलब क्या है, ये जो क्षेत्रफल की दिशा है बाहर आ रही है। यानी कि यहाँ पर जो थीटा होगा कैसा होगा, 0 डिग्री। क्यों, देखो विद्युत क्षेत्र भी इधर है और ये जो हमारा अल्पांश क्षेत्रफल वो भी इधर है, तो एंगल कितना हो जाएगा, कोण कितना हो जाएगा इनके बीच का, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं। तो देखो उसी तरीके से ये वाला जो तल है, जो वृत्तीय तल है, जो ऊपर से देखने पर ऐसा दिखाई दे रहा है, केवल और केवल ऐसा दिखाई दे रहा है, वहां पर अल्पांश क्षेत्रफल हमने लिया है इस तरीके से, तो वो माना जाएगा ऊपर की तरफ। किधर माना जाएगा, ऊपर से, क्योंकि बेलन को जब आप देखोगे तो ये वाला जो इसका क्षेत्रफल है वो ऊपर की तरफ स्थित है और ये वाला जो क्षेत्रफल है वो नीचे की तरफ स्थित है। यानी ये वाले क्षेत्रफल को अगर आप सदिश रूप निकालोगे वो ऊपर की तरफ और ये वाला जो है अल्पांश क्षेत्रफल होगा वो नीचे की तरफ आएगा। यानी यहाँ पर जो कोण बनेगा, कैमरे में दिखाई दे रहा है, एक सेकंड में यहाँ लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर जो थीटा कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। और यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, जल्दी से बताओ, वो भी बनेगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, कितना बनेगा, 90 डिग्री का। तो तीन में से 2 जगह तो बन रहा है 90 डिग्री का कोण और एक जगह बन रहा है 0 डिग्री का कोण। ये बात समझ में आ गई। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों अल्पांश क्षेत्रों से होकर जो विद्युत फ्लक्स जाएगा उसकी गणना करेंगे। यानी अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, तब इन तीनों अल्पांश क्षेत्रफलों, यानी कौन कौन से क्षेत्रफल हैं वो, वेक्टर D1
दूसरा है वेक्टर d2, ये d1 d2 ये d3 तथा वेक्टर d3 से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स। ठीक है, हम इसे निकालेंगे। तो देखो, तो जो फ्लक्स होगा वो कितना है, फाई ई। लेकिन वो जो फ्लक्स है वो जिस जगह पर उत्पन्न हो रहा है, यानी एक तो इस dA1 वेक्टर, dA2 वेक्टर और dA3 वेक्टर, ये कैसे हैं, बहुत ही छोटे हैं। इस वजह से जो फ्लक्स आएगा वो कैसा आएगा, कम आएगा। इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, D को और लगा देंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, यानी डी फाई ई इज इक्वल्स टू क्या आएगा, तो देखो इस वाले जो क्षेत्रफल है dA1 वेक्टर, यहां से होने कर जाने वाला जो विद्युत फ्लक्स है, तो देखो ई वेक्टर ई, उसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे हम किसके साथ में, dA वेक्टर 1 के साथ में। समझ में आई बात? dA वेक्टर 1 के साथ में इसका जो है हम डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। ऐसा ही हम करेंगे दूसरे वाले के लिए। प्लस देखो यहां पर जो dA वेक्टर है 2, तो देखो उसके लिए क्या होगा, वेक्टर ई, ठीक है, डॉट dA2 वेक्टर, ये dA वेक्टर है 1। ठीक है, ये देखो इस तरीके से। उसी तरीके से जो तीसरे वाला जो क्षेत्रफल है यहां से भी निकालेंगे हम। तो देखो क्या आएगा, वेक्टर ई डॉट dA3 वेक्टर। समझ में आ गई बात? तीनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब यहां पर हमें करना क्या है, हमको जहां पता है कि जब हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, जैसे E और dA का करेंगे, तो देखो हमको पता है यहां पर इनके बीच में क्या आ जाता है, cos थीटा आ जाता है। यानी कि ये हो गया तुम्हारा वेक्टर E, एक सेकंड यार, ये हो गया तुम्हारा E इंटू ये क्या हो जाएगा तुम्हारा dA। ठीक है, इसके साथ में यहां पर क्या आएगा, cos थीटा। अब हम यहां पर जो cos थीटा लगाने वाले हैं वो कौन सा लगाएंगे, जो कि इन दोनों के बीच का होगा। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूं। तो यहां पर E और dA के बीच में जो थीटा है कितना है, 0 डिग्री है। कितना है, 0 डिग्री। प्लस E इंटू dA और cos, अब यहां पर वही बात है, थीटा हटा देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये dA2 है, तो dA2 पर थीटा कितना है, 90 डिग्री, यानी ये कितना हो जाएगा 90। प्लस उसी तरीके से ये क्या है, E इंटू dA3, यहां पर एंगल कितना है बताओ, 90, यानी ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो देखो हमको पता है कि cos 90 का वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इस वजह से देखो ये तो हो जाएगा E dA, क्यों, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है। इसका यहाँ गुणा करोगे तो E इंटू dA आने वाला है। समझ में आ गई बात? लेकिन cos 90 की वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0, इसी वजह से ये पूरा क्या हो जाएगा 0, ये पूरा क्या हो जाएगा 0। अब इस तरीके से यहाँ पर लिख कर भी दिखा सकते हो कि चूंकि cos 0 इज इक्वल्स टू 1 और cos 90 इज इक्वल्स टू 0। अगर आप एग्जाम में इस तरीके से दिखा देते हो, जैसे आपने क्या करा, आपकी जो मेन लाइन थी वो ये थी, वैल्यू पुट करने के बाद आंसर आया ये, तो ये 0 0 किस वजह से आया वो आप यहाँ पर रीजन लिख सकते हो। उसका जो रीजन है, जो कारण है, वो आप इसी वाली लाइन के जहाँ पर आंसर लिखा है उसके सामने लाइन में लिख सकते हो कि किस वजह से आया, cos 0 और cos 90 की वजह से आया, और उनकी वैल्यू क्या होती है, 1 और 0 होती है, इस वजह से आया है। समझ में आ गई बात? तो देखो आई होप ऊपर वाला आपने नोट कर लिया होगा। तो अभी हम करने क्या वाले हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, फाइनली हमको जो फाई ई मिल रहा है, यानी कि ये जो हमको डी फाई ई मिल रहा है, ये कितना आएगा, ई डी ए, यानी कि ई डॉट डी ए, ये आया हमारा फाइनली। और कौन सा है, ये जो क्षेत्रफल है वो 1 वाला। इसका मतलब समझो क्या हो रहा है, अगर मैं इस वाले पृष्ठ की बात करता हूं, यानी इस वाले बेलन में इस वाले पृष्ठ की बात करता हूं और इस वाले पृष्ठ की बात करता हूं, इस वाले की, तो यहां पर जो आपका विद्युत फ्लक्स आ रहा है वो 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है, यहां देख लो, यहां पर क्या था dA2, यहां क्या था dA3, यानी कि दोनों जगह जो 0, देखो इसकी वैल्यू जो है पूरे की वो 0 है, इस पूरे की वैल्यू है वो भी 0 है। कारण क्या है इसका,
कारण है इनका एंगल 90 और 90, क्योंकि हमने रीजन लिख रखा है cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इस वजह से ये 0 हुए हैं, क्योंकि ई तो तीनों जगह समान है और क्षेत्रफल भी कुछ ना कुछ होगा, ऐसा तो नहीं क्षेत्रफल 0 हो जाएगा तो इस वजह से फ्लक्स 0 हो रहा है, नहीं ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर रीजन क्या आ रहा है, cos 90 में भी क्या रीजन है 90 डिग्री, और 90 डिग्री क्या चीज है, इस वाले विद्युत क्षेत्र इस वाले क्षेत्रफल के बीच का कोण। इसका मतलब हो गया कि अगर आप गॉसियन पृष्ठ में किसी क्षेत्रफल को उसके विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में ले रहे हो तो वहां फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो हमने अभी यहां पर क्या करा, हमने इस वाले, देखो ये क्या है, गॉसियन पृष्ठ है पूरा, ये विद्युत आवेशित तार है, तो इस तार से जो विद्युत क्षेत्र की दिशा आएगी इसके लंबवत बाहर की तरफ होगी, और आप लोग क्या कर रहे हो, इसकी दिशा है ये विद्युत क्षेत्र, देखो ये देख रहे हो, और अगर आप इसके लंबवत इस दिशा में या इस दिशा में किसी भी क्षेत्रफल को ले लेते हो तो जो कोण बनेगा वो देखो 90 डिग्री और 90 डिग्री यहां पर बन रहा है, ये तो 0 सही है, ठीक है। तो इस दोनों जगह पर क्या हो गया, यहां पर विद्युत फ्लक्स 0 हो गया, समझ में आ गई बात। तो इसीलिए ये जो है दोनों चीजें 0 हो गई, और अब हमको जहां पर जो फ्लक्स मिलेगा वो केवल और केवल इसका जो वक्र पृष्ठ है, यानी कि अगर आपका ये बेलन है इस तरीके से, तो इसकी ये जो साइड वाली परती है यानी ये वाली, ठीक है, इस पर मिलेगा आपको केवल और केवल, ठीक है। यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो फाइनली हमको यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकलने वाला। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं, हमने अवकलन और समाकलन अच्छे से पढ़ रखे, नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जानते हैं कि जब हम किसी एक अल्पांश के लिए विद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं, कोई भी यूनिट कोई भी राशि निकाल लेते हैं, तो उसके बाद यदि हम दोनों तरफ समाकलन करते हैं तो हमें पूरे पृष्ठ का मिल जाता है वही राशि। जैसे अगर हम फ्लक्स की बात कर रहे हैं, दोनों तरफ समाकलन कर देंगे तो इस पूरे पृष्ठ का समाकलन मिल जाएगा। अभी क्या है, केवल और केवल इस क्षेत्रफल का विद्युत फ्लक्स है। तो मैं अगर क्या करूं, यहां पर मैं लिखूं कि तब, एक सेकेंड लिखेंगे, तब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ पर से जाने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है, इसका क्या कर देंगे हम, दोनों तरफ समाकलन कर देंगे। तो देखो इधर समाकलन करोगे तो ये अवकलन का चिन्ह हट जाएगा, इधर आएगा समाकलन कौन सा, पृष्ठीय, ठीक है, ई डॉट dA1, ठीक है। अब देखो ई यहाँ पर कांस्टेंट है, वो हम बाहर ले लेंगे, और dA1 इस तरीके से। लेकिन अब बात ये आती है कि ई कांस्टेंट क्यों है भाई, ई कांस्टेंट क्यों है। हमने तो पढ़ा था कि ABCD XYZ हम जितने भी वैल्यूज लेते थे वो सब कैसे होते थे, वेरिएबल होते थे, जिनका मान नियतांक नहीं होता था। लेकिन ई को यहाँ हम नियतांक ले रहे हैं। हम तो ये जानते हैं कि नियतांक होता है 1, 10, 100, 1000, ठीक है, इस टाइप से जितने भी नंबर होते हैं, 10,000, ये सब क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं। लेकिन ये कैसे कॉन्स्टेंट है, ये समझ नहीं आया बात। तो देखो भाई, ई भी कॉन्स्टेंट होगा, क्यों होगा, अगर हम कोई भी डेरिवेशन करते हैं, अगर हम उसमें किन्हीं वैल्यूज को मानकर चलते हैं पहले से ही, तो वो उस डेरिवेशन के लिए कांस्टेंट यानी कि नियतांक हो जाता है। वो उसके लिए उसका जो मान होता है उस डेरिवेशन के अंदर वो फिक्स हो जाता है, यानी स्थिर हो जाता है, इसीलिए हम उसको स्थिरांक या नियतांक कहते हैं। तो ई का जो मान था हमने शुरुआत में ही मान लिया था। देखो किस रूप में माना था, हमने लिखाया था, आपको याद होगा कि यहाँ पर जो रेखीय आवेश घनत्व है वो लैम्बडा है। तो देखो रेखीय आवेश घनत्व होता था Q/L, यानी कि अगर कोई तार है उसकी लंबाई L इस तरीके से है और उस पर प्लस Q आवेश इस तरीके से वितरित है, तो रेखीय आवेश घनत्व इस तरीके से होता था। तो जब आवेश एक तरीके से स्थिर है, आवेश स्थिर है, तो उससे जाने वाला विद्युत जो क्षेत्र है वो भी स्थिर है, बस उसकी दिशा का अंतर हो सकता है। तो यहाँ पर दिशा भी फिक्स होगी कि दिशा की डायरेक्शन ये है। तो बात समझ में आ गई, यानी कि जो ई है यहाँ पर नियत रहेगा, उसका मान तीनों बिंदुओं पर परिवर्तित नहीं हो रहा है। आप ऐसे देखिए, यहाँ पर भी ई की दिशा यही है, यहाँ पर भी ई की दिशा यही है, यहाँ पर भी ई की दिशा जो है वो भी यही है, तीनों जगह सेम है। इसका मतलब ई जो है हमारा नियत रहेगा। तो अब हम जो समाकलन करेंगे उसका आंसर इसके थ्रू आएगा। देखो फाई ई बराबर ई डॉट, ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर और एल। कैसे होगा, हमने किसी भी बेलन का वक्र पृष्ठ पर रखा होता है, वो होता था 2 पाई आर और एच, ये होता था उसका वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो 2 पाई सेम है, कांस्टेंट है। आर क्या होता था, जैसे ये हमारा कोई भी बेलन होता था, हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा था,
तो इसकी ये जो त्रिज्या होती थी ये r होती थी, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ऊंचाई होती थी वो h होती थी, यानी त्रिज्या और ऊंचाई का गुणनफल होता था। इसकी त्रिज्या कितनी है, r है, r का गुणा कर दिया, और ऊंचाई कितनी है, l है। तो देखो l हमने h की जगह पर पुट कर दिया, यानी कि हमने जो डी है, भाई सीधी सी बात है, ये जो DA1 वेक्टर है इन सबको आप जगह जगह जोड़ोगे तो कौन सा क्षेत्रफल बन रहा है, जो साइड का क्षेत्रफल होगा। भाई आपके घर में जो गिलास है और गिलास की वो जो ऊंचाई वाले क्षेत्रफल होगी, जैसे ये समझ लो ये पतला सा कोई गिलास है, तो इसकी ये जो साइड की, ये जो साइड से आप जो देख रहे हो इसकी जो परत बन रही है, उस परत के अंदर जितना मटेरियल आ रहा है, उस परत पर जितना मटेरियल आ रहा है वो क्या होगा, उसका क्षेत्रफल कहलाएगा। तो उसी क्षेत्रफल को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, और अगर इन सभी को आप जोड़ोगे तो वो कौन सा क्षेत्रफल बन जाएगा, यही किनारे वाला क्षेत्रफल बन जाएगा। उसी को हमको यहाँ पर लिखना था, वो हमने लिख दिया है। ठीक है, अब देखो इसको हम इक्वेशन नंबर मान लेते हैं। चलिए, इससे पहले कोई इक्वेशन हमने माना है, शायद माना था, चलिए कोई नहीं। अगर पहले इक्वेशन 1 मान लिया तो इसको 2 मान लेना, और अगर पहले 1 मान लिया 2 मान लेना, नहीं तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इस गॉसियन पृष्ठ से गॉस की प्रमेय के द्वारा जितना आवेश निकलेगा उसे हम निकालेंगे। देखो किस तरीके से, अब हम लिखेंगे कि अब गॉसियन पृष्ठ, भाई इस जो पृष्ठ है इसके अंदर कितना आवेश है, इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कुल आवेश। तो इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, तो कितना आएगा, रेखीय आवेश मतलब Q बराबर लैम्बडा इंटू ए। समझ में गया कहाँ से आया है, हम यहाँ पर नीचे लिख भी, देखो ये हमने जो लिया है फॉर्मूला, ये जो Q की वैल्यू आई है किस फॉर्मूले से आई है उसको हम यहाँ पर साइड में लिख देते हैं, जिससे हमारे जो मार्क्स हैं वो बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, कहाँ से आया है हम नीचे लिख देंगे यहाँ पर कि भाई रेखीय आवेश घनत्व जो लैम्बडा होता है वहां से निकाला है Q बराबर L, ये फॉर्मूला होता है, और इससे हमने ये निकाला है। आई होप यहाँ तक नोट कर लिया होगा, ऊपर का मैं जल्दी से मिटा देता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो हमने आवेश तो निकाल लिया, लेकिन अब हमको क्या करना होगा, अब इस पूरे गॉसियन पृष्ठ से जितना फ्लक्स जाएगा वो गॉस की प्रमेय के अनुसार हम निकालेंगे। तो हमने लिखा है कि तब गॉस की प्रमेय, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास में आवेश तो यहाँ पर आ गया, अब हमको करना क्या होगा, इस गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला फ्लक्स निकालना होगा, जो कि गॉस की प्रमेय के अनुसार हम निकालेंगे। तो हमने लिख रखा है कि तब गॉस की प्रमेय के अनुसार गॉसियन पृष्ठ से जाने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई ई, और गॉस की प्रमेय क्या होती है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, Q की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो Q का मान कितना है, समीकरण नहीं माना हमने, इसको एज इट इज लिखा है लैम्बडा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभी हमने समीकरण 1 देखा था जहाँ पर विद्युत फ्लक्स आया था E इंटू 2πRL करके आया था, एक यहाँ पर विद्युत फ्लक्स फाई ई आया है, इन दोनों को बराबर रख देंगे हम। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि तब समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 हमारा क्या था, फाई ई बराबर ई और यहाँ था इंटू 2πR और L, यही था ना। ठीक है, तो देखो फाई ई बराबर तो ये हो गया। ठीक है, और इसी फाई ई के बराबर क्या दे रखा है, लैम्बडा इंटू एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो मैं डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूँ कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में फाई ई का, फाई दोनों फाई ई है, दोनों ही फ्लक्स हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमको ये फॉर्मूला मिल जाता है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके बाद हमको क्या मिलेगा, E इज इक्वल्स टू, यहाँ देखो लैम्बडा, L से L तो कैंसिल आउट है, ये 2πR नीचे आ जाएगा, ये 2πR एप्सिलॉन नॉट। देखो एक फॉर्मूला तो ये बन जाएगा, एक फॉर्मूला और बन सकता है इसका, अगर हमने, देखो हमको पता है अभी तक हमने जितने फॉर्मूले अपने बनाए हैं वो 1/4π एप्सिलॉन नॉट के टर्म में बनाए हैं, तो इसको भी हम ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ अगर देखो इस फॉर्मूले में मैं 2 का ऊपर और 2 का नीचे गुणा कर दूँ, ठीक है, तो 2 ऊपर जाएगा तो देखो क्या होगा, 2 लैम्बडा अपॉन में 2 और 2 4, तो देखो इसको मैं अलग लिख लेता हूँ, 1/2 और 2 4, यहाँ से पाई और यहाँ से एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और बचा क्या, R। समझ में आई बात, यानी कि एक फॉर्मूला तो आपका ये बन जाएगा, एक फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा। ये बस क्या है, इससे इस फॉर्मूले को निकालने तक का एक तरीका था। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब देखते हैं इसका सदिश रूप। तो
सदिश राशि है हमारी विद्युत क्षेत्र, तो उसका सदिश रूप देखना भी बेहद ज़रूरी है। तो देखिए ई वेक्टर, यहाँ पर वेक्टर लग जाएगा 1/4πε0 2 लैम्बडा अपॉन में आर। बस यहाँ पर क्या होगा, एक आर कैप और जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आर कैप क्या है, आर की दिशा में एक एकांक सदिश है, यानी जहाँ पर जो आपकी त्रिज्या आर थी उसकी दिशा में एक एकांक सदिश होगा। अब आर कौन सा है भाई, ये हमारा बेलन था ना, इस तरीके से अभी हमने देखा, तो उसमें यहाँ से लेके यहाँ तक ये उसकी त्रिज्या आर थी, जो कि हमने क्या किया था, इस तार से ऐसे दर्शाया था आर को। ठीक है, यानी इसकी डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में ये जो होगा वो आर कैप एकांक सदिश है। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया इसका सदिश रूप। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, अभी हमने यहाँ पर जो डायग्राम देखा था उसमें हमने आवेशित तार लिया था धनावेशित। कैसा लिया था? धनावेशित लिया था। अगर उसी की जगह हम ऋणावेशित तार ले लेते हैं तो हमारी डेरिवेशन पर, फॉर्मूले पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देख लेते हैं। तो देखो एक तार ऐसे था जो कि कैसा था, धनावेशित था। तो जब वो धनावेशित था, आपको दे पता होगा इस तरीके से धनावेशित था, तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा थी ना वो इस तार से बाहर की तरफ थी, इस तरीके से थी। समझ में आई? बाहर की तरफ। लेकिन अगर आप यहीं पे जो तार है उसको कैसा बना दें, ऋणावेशित तार ले लें। ये जो तार लिया हमने कैसा ले लिया, ऋणावेशित, आवेशित है, ऋणावेश्य है। तो इधर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा आएगी वो कैसी आएगी, इसके तरफ आएगी, यानी कि जो आपका तार है उसके ही तरफ आएगी। दोबारा देख लेते हैं, एक बार और अच्छे से बनाते हैं। देखो ये आपका बेलन हो गया, यहाँ पर आपने ऋणावेशित तार बना दिया, इस तार पर क्या है, ऋणावेश उपस्थित है। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा आएगी ना वो ऐसे होगी, यानी इस तार की तरफ होगी। बात समझ में आ गई? तो इतनी सी कहानी थी, आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। तो हमने पढ़ लिया फॉर्मूला कैसे निकलेगा और इसके जो प्रभाव हैं वो भी देख लिए। सो गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आपके डाउट्स को क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। सो गाइस इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, अपने एक बेस्ट फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना जिससे चाहते हो कि वो भी मेरे साथ अच्छे नंबरों से पास हो जाए। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलता हूँ आपसे एक और ऐसे अदर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।